नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने परीक्षा की तैयारी में अच्छे ढंग से लगे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोल पॉइंट्स पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों को मैं आज रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करें, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से बताऊँगा। आप लोग इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोगों को मैं आज रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें यह मैं आप लोगों को आज अच्छी तरीक़ा से बताने वाला हूँ, अच्छी तरीक़ा से विधिवत बताने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले देखिए रासायनिक समीकरण को कह रहा है। रासायनिक समीकरण जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं। कौन कौन? तो पहला आपका है असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि अनबैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा आपका है संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, आप लोग एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप लोग यहाँ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक, मैं आगे चलता हूँ। अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण आखिर है क्या? तो कह रहा है कि रासायनिक समीकरण तो आप लोग जानते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना या दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए। आप लोग का यह लेक्चर 4 है। ठीक, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्व या तत्वों की परमाणु संख्या, क्या? अभिकारक के तत्व या तत्वों की परमाणु की संख्या उत्पाद या प्रतिफल, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। और जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभिकारक। ठीक, उत्पाद या प्रतिफल के तत्व या तत्वों की परमाणु की संख्या के बराबर नहीं हो तो क्या कहलाता है? वह असंतुलित यानी कि अनबैलेंस रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप लोगों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर यह परिभाषा क्या कह रहा है। देखिए सिंपल आप लोग समझिएगा। जब किसी भी रासायनिक समीकरण में, मान लिया कि हम यह रासायनिक समीकरण लिए, किसी भी रासायनिक समीकरण में ध्यान से समझिएगा, यह भी समझ में आपको आ जाएगा कि परिभाषा आखिर क्या कह रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ। जो देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण में उसके अभिकारक यहाँ पर कौन कौन है? H2 + O2 और उसके उत्पाद यहाँ पर कौन है? H2O। दोनों की संख्या यदि उनमें उपस्थित तत्वों या तत्वों की परमाणु की संख्या यदि बराबर हो दोनों साइड, तो समझ जाइए कि यह क्या है? वह संतुलित है। क्या है? बैलेंस है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या है? अनबैलेंस है। क्या है? अनबैलेंस है। ठीक, क्या है? अनबैलेंस है। ठीक, अब देखिए फिर से समझिए, किसी भी रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्व या तत्वों की परमाणुओं की संख्या, देखिए तत्व यहाँ पर उपस्थित है और इसकी संख्या कितनी है? यह 2, यानी कि परमाणु संख्या की बात नहीं हो रही, परमाणुओं की संख्या की बात हो रही है। ध्यान से समझिएगा, परमाणु संख्या नहीं, परमाणुओं की संख्या। यानी कि हाइड्रोजन है तो कितना है? 2 ठो है। ऑक्सीजन है तो कितना है? 2 ठो है। इसकी बात हो रही है, परमाणुओं की संख्या। तो देखिए यहाँ पर अभिकारक में परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, परंतु यहाँ पर देखिए उत्पाद में इसकी परमाणुओं की संख्या बराबर है। देखिए हाइड्रोजन तो 2 है परंतु ऑक्सीजन 2 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। फिर मैं एक बार और बढ़िया से बता दे रहा हूँ, अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को एकदम आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप लोग भूले नहीं। देखिए एक बार परिभाषा पढ़ दे रहा हूँ। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्व या तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद या प्रतिफल के तत्व या तत्वों की परमाणुओं की संख्या, वैसी रासायनिक समीकरण देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जिसमें अभिकारक के तत्व या तत्वों की परमाणु संख्या, अभिकारक कौन है? H2 + O2। तो इसके तत्वों की परमाणु संख्या, तो देखिए क्या है? परमाणुओं की संख्या क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। यह हो गया परमाणुओं की संख्या। तो अभिकारक के तत्व या तत्वों की परमाणुओं की संख्या
उत्पाद की तत्व या तत्वों की परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तब वह कहलाएगा क्या, बराबर नहीं हो तब वह क्या कहलाएगा, असंतुलित। यदि वैसा बराबर है तो क्या कहलाएगा, संतुलित, जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ कि यदि तत्व या तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद या प्रतिफल में तत्व या तत्वों की परमाणुओं की संख्या यदि बराबर हो तो वह क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। यदि ऐसा नहीं हो तो वह असंतुलित कहलाएगा। तो मैं अभी असंतुलित पढ़ा रहा हूँ, इसलिए फिर से असंतुलित पर चर्चा करूंगा कि जब हम किसी समीकरण को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि एक साइड तो होता है आपका, एक पक्ष होता है जो बायां पक्ष होता है, वो आपका क्या होता है, अभिकारक होता है, और दायां पक्ष जो होता है वह होता है आपका प्रतिफल या उत्पाद। तो यदि आपका आपका अभिकारक, यदि आपका अभिकारक क्या हो, अभिकारक की परमाणुओं की संख्या यदि उत्पाद में उपस्थित तत्व या तत्वों की परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तब वह क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। और ऐसा नहीं हो तो क्या कहलाएगा, असंतुलित कहलाएगा। समझ गए, असंतुलित क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक में उपस्थित तत्व या तत्वों की परमाणु संख्या। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन तत्व या परमाणु उपस्थित है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और आपका क्या है, ऑक्सीजन है, और इसकी कितनी कितनी संख्या में, कितनी कितनी संख्या में उपस्थित है, ध्यान से समझिए, कितनी कितनी संख्या में उपस्थित है, तो 2 आपका हाइड्रोजन है, यह 2 संख्या में है, और ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक, अब उत्पाद में देखिए, उत्पाद में निर्मित हो रहा है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है परंतु ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, यह क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक, असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब फिर से अब संतुलित की ओर चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण आखिर क्या है, तो देखिए परिभाषा एक बार पढ़ देते हैं। वैसी रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक के तत्व या तत्वों की परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु तत्व या तत्वों की परमाणु की संख्या के बराबर हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ध्यान से समझिए, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों या तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद के यानी कि प्रतिफल, आप इसको कह सकते हैं उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद के तत्व की परमाणुओं की संख्या के यदि बराबर हो, इक्वल हो, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, उसे हम संतुलित यानी बैलेंस रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं। ठीक, क्या, यदि इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 उपस्थित है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसकी संख्या कितनी कितनी है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 दूना 4, यानी कि हाइड्रोजन आपका 4 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो देखिए इधर प्रतिफल में देखिए यानी उत्पाद में देखिए आप लोग कि उसकी संख्या उतना है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो 2 दिख रहा है यह हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो हाइड्रोजन की संख्या तो 2 दूना 4 हो जा रहा है, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं एक प्रकार का क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। हम फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि देखिए क्या कर रहा है कि यदि किसी भी रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारक, यदि अभिकारक में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर तत्व या परमाणु कौन है, H और O, और इसकी परमाणुओं की संख्या कितना है, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, यह आपका क्या हो गया, उसकी संख्या, हाइड्रोजन की संख्या हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो उत्पाद में उसकी उतना ही संख्या यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वह एक प्रकार का क्या है, बैलेंस समीकरण है, यानी कि संतुलित समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी 2 है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह एक प्रकार क्या है, एक प्रकार के संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है।
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक, मैं फिर इसको अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ। ठीक, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका, जिसमें उत्पाद के अभिकारक के तत्वों या तत्वों की परमाणुओं की संख्या, अगर उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या हो जाए बराबर अभिकारक में उपस्थित तत्वों और तत्वों की परमाणुओं की संख्या, यदि उत्पाद में उपस्थित तत्वों और तत्वों की परमाणुओं की संख्या यदि बराबर हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? संतुलित। यदि बराबर नहीं हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसको ले सकते हैं। एकदम आप लोगों को एकदम महत्वपूर्ण यह आप लोगों को टॉपिक है। ठीक, महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के। अब देखिए, अब मैं जरा आगे चलता हूँ। आखिर हम कैसे इसको रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें? इतना तो बता दिया कि रासायनिक समीकरण होते हैं दो प्रकार के। एक जो आपका होता है असंतुलित, और यदि असंतुलित यानी जिसमें तत्वों अभिकारक के तत्वों या तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उसके तत्वों और तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो वह असंतुलित कहलाती है। यदि बराबर हो जाती है तो वह संतुलित कहलाती है। क्या कहलाती है? संतुलित कहलाती है, बैलेंस कहलाती है। तो यहाँ पर अब मैं बताने वाला हूँ कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करें। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से एकदम समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे आप लोगों को अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ। ठीक, देखिए आखिर रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, संतुलित हम लोग उसको कैसे करें, इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता दे रहा हूँ। आप लोग एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक, देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दो विधि हैं, दो मेथड हैं। कौन कौन? देखिए, इसके समीकरण को संतुलित करने के लिए कितने मेथड हैं, विधि हैं? दो हैं। पहला आपका है हीट, पहला आपका है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, पहला आपका हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, हीट एंड ट्रायल मेथड यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं तीर तुक्का विधि। और दूसरा आपका है दूसरा आपका क्या है? दूसरा है बीजगणितीय मेथड, बीजगणितीय मेथड, बीजगणितीय विधि। ठीक, बीजगणितीय विधि आपका दो विधि से हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। आखिर कौन कौन विधि को कैसे कैसे हम लोग संतुलित करते हैं। ठीक, अब देखिए बीजगणितीय यानी कि उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसको संतुलित करेंगे। ठीक, गणितीय विधि आप लोग बोल सकते हैं उसको। और यहाँ पर एक है हीट एंड ट्रायल विधि, तीर तुक्का विधि। तो देखिए मैं आप लोगों को पहले ये बता दे रहा हूँ, यानी बीजगणितीय विधि, उसके बाद मैं आप लोगों को हीट एंड ट्रायल विधि यानी तीर तुक्का विधि को मैं बताऊंगा। देखिए मान लिया जाए कि हम जल को ही लेते हैं, जो मैं पहले लिया था एग्जाम्पल को। ध्यान से एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से समझिए। देखिए आपका है H2 प्लस O2 बना दे रहा है H2O। ठीक, अब देखिए इसको बीजगणितीय विधि में कैसे हम लोग समीकरण बीजगणितीय विधि से करते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, इस प्रकार से हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए पहले इसको समझ आइएगा कि दायां पक्ष कौन है और बायां पक्ष कौन है। उसके बाद आप लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए बायां पक्ष यहाँ पर कौन है? बायां पक्ष ए है आपका और दायां पक्ष ए है आपका। बायां पक्ष को क्या कहते हैं? अभिकारक, और दायां पक्ष को क्या कहते हैं?
तीर चिन्ह के बायां पक्ष जो रहेगा उसे हम कहते हैं अभिकारक, और जो तीर चिन्ह के दायां पक्ष रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए LHS भी इसको कह सकते हैं, LHS, इसको RHS कह सकते हैं, या दायां पक्ष, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बायां पक्ष। तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ से देखिए आप लोगों को जो सूटेबल लगे, जो अच्छा लगे, आप लोग उसका उपयोग कीजिएगा समीकरण को संतुलित करने में। यहाँ पर हमने लिखा बायां पक्ष यानी कि LHS, ठीक, और यहाँ पर आपका दायां पक्ष RHS, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और यहाँ पर आपका है क्या, तत्व, जो यहाँ पर अभिक्रिया में भाग ले रहा है तत्व, उसकी बात हो रही है, तत्व। ठीक, यहाँ पर देखिए कौन कौन सा तत्व उपस्थित है इसमें, तो आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दो ही है। ठीक, यहाँ पर दो है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बायां पक्ष में कितना है, इधर हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में कितना है, तो 2 है। ठीक, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, ऑक्सीजन की संख्या भी आपका 2 है, अब देखिए यहाँ पर दायां पक्ष में हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। देखिए क्या यहाँ पर संतुलित दिख रहा है, हाइड्रोजन तो दोनों तरफ समान है, परंतु ऑक्सीजन समान नहीं है। तो ऑक्सीजन को समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि कैसे आखिर मतलब समान होगा ऑक्सीजन की संख्या भी। तो देखिए यदि हम यहाँ पर 2 बैठाते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर इक्वल टू 2 हो जाता है। परंतु देखिए यहाँ पर समीकरण को फिर से लिखते हैं, इसको H2 + O2 रफ के लिए, और H2O। यहाँ पर क्या हमने कर दिया, ऑक्सीजन में 2 से गुना कर दिया। तो ऑक्सीजन में यदि आप 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो जा रहा है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस साइड में, सॉरी गलत नहीं, कौन पक्ष में हमने गुना किया, दायां पक्ष में। तो दायां पक्ष में आप 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से यदि गुना कर दिए आप, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, परंतु हाइड्रोजन 4 हो गया। तो अब इसको भी हमको किस पक्ष में गुना करना पड़ेगा, 2। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए कहाँ गुना करने पड़ेगा, यहाँ यदि हम गुना कर देते हैं तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाता है, और ऑक्सीजन 2 होता है, इधर भी 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2। तो हम लोग किस पक्ष में, LHS और RHS, यानी कि बायां पक्ष में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन में भी 2 से गुना करेंगे। तो बायां पक्ष में आप हाइड्रोजन में 2 से गुना कर दीजिए, आ गया 4। ठीक, इसकी संख्या हो गई 4। और जब यहाँ आप कर दिए तो दोनों तो यहाँ पर यौगिक के फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ पर भी आप 2 से गुना कीजिएगा। क्यों, जब यहाँ पर आप कर दिए तो 2 इसका भी होगा, 2 इसका भी हो गया, ऑक्सीजन का भी हो गया 2, और हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, इसलिए हम दोनों में 2 से गुना कर दिए। तो यहाँ पर अब हम संतुलित रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखेंगे, देखिए अब जिस प्रकार से होगा, ये रफ के लिए था। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है बायां पक्ष में, तो हम लोग 2 से गुना किए, यानी कि यहाँ पर 2 आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, इधर से चलिए, दायां पक्ष से ही चलिए, क्योंकि इधर से ही आपको इधर पकड़ाया, इसलिए यहीं से चलेंगे। यहाँ पर देखिए दायां पक्ष में क्या है, हाइड्रोजन में 2 से गुना हुआ, यानी कि पूरा जल में ही 2 से गुना हो गया। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में मैं 2 से गुना किया था, तो यह भी हो गया, क्योंकि यहाँ तो नहीं कीजिएगा गुना, इस पूरा जल में ही गुना हो जाएगा, 2 उसके आगे बैठ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए बायां पक्ष में चलिए, बायां पक्ष में क्या करा है, हाइड्रोजन में भी 2 से गुना हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यह समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया, यानी कि संतुलित हो गया। अब इसको 100% सत्य बनाने के लिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पर इसके क्या अवस्था को दर्शा देंगे। तो हाइड्रोजन क्या है आपका
हाइड्रोजन आपका गैस है, ऑक्सीजन भी आपका गैस है, और जल आपका क्या हो जाएगा, जल आपका हो जाएगा लिक्विड। देखिए यहाँ आपका क्या हो गया, यह समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, संतुलित समीकरण हो गया आपका। यहाँ तक आप लोगों को इस एग्जाम्पल से आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। मैं और एग्जाम्पल दूंगा और आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखिए जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को लेता हूँ, यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आपका है, देखिए ध्यान से समझिए। दोनों विधि से मैं आप लोगों को बताऊंगा किस विधि से आप लोग इसको समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया एफी यानी कि क्या, एफी यानी कि आयरन यानी कि लोहा, क्या, लोहा। एफी प्लस H2O, H2O यानी कि जल, क्या बना देता है, Fe3O4, Fe3O4 प्लस क्या, यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस आपका हो जाएगा H2, Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए इसको बॉक्स बनाएंगे, 3 ठो बॉक्स बना दिए। यहाँ पर लिखेंगे तत्व, यहाँ पर LHS आपका है, LHS, यहाँ पर आपका क्या है, RHS, ठीक, RHS। अब देखिए तत्व में देखिए कौन कौन तत्व उपस्थित है, तो आपका आयरन है, Fe है, ठीक, Fe है, और Fe के बाद आपका क्या उपस्थित है, H है, और H के बाद आपका क्या है, O है। इतना आपका अभिक्रिया में तत्व उपस्थित है। अब देखिए इसको कैसे संतुलित करें, तो जो आपका LHS में संख्या दिख रहा है उसको पहले उतार दीजिए। जो आपको LHS में संख्या दिख रहा है उसको क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। देखिए हम LHS में देखिए Fe की संख्या कितना है, 1 है, और H की संख्या कितना है, 2 है। यहाँ पर देखिए 2 लगा हुआ है इसलिए 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब हम लोग RHS में देखेंगे, यानी कि इस पक्ष में देखेंगे, उत्पाद वाला पक्ष में, कि क्या संख्या है तत्वों का। जो मैंने लिखा Fe की संख्या कितना है, 3 है, H की संख्या कितना है, 2 है, और O की संख्या कितना है, O की संख्या आपका है 4। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब 3 है तो हम लोग इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, तो 3 यहाँ पर भी हो जाएगा। इसको फिर एक रफ के लिए लेते हैं, Fe प्लस H2O, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe3O4 प्लस H2, ठीक, Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर जब 3 कर दिए, यानी कि यहाँ पर हम 3 बैठा देंगे, यहाँ पर हम 3 बैठा देंगे। कौन सा पक्ष में गुना किए, जिस पक्ष में हम गुना करेंगे उस पक्ष में उसको बैठाएंगे, ठीक। तो हमने गुना कर दिया LHS, ठीक, यानी कि दाया पक्ष में, सॉरी बाया पक्ष में, यानी कि बाया पक्ष में अभिकारक वाला पक्ष में हम लोग क्या बैठा दिए, तो हम लोग बैठा दिए आपको 3 से गुना कर दिया, यानी कि उस पक्ष में हम लोग 3 बैठा दिए। उसके लिए, किसके लिए, आयरन के लिए। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2, दोनों तरफ 2 है, ठीक। तो अभी इसको क्या करने की जरूरत नहीं है, अभी इसको गुना करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए क्या उसका उपयोग गुना करने के लिए होता है, यानी कि गुना आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आगे देखिए। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी हम 4 से गुना करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ कहाँ है, ऑक्सीजन है H2O में, यानी कि जल में आपका यहाँ पर दिख रहा है H2O, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन जब है तो हम केवल ऑक्सीजन के आगे यहाँ नहीं बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ गुना है तो यहाँ पर बैठेगा। किससे गुना हुआ, कितना से, 4, तो यहाँ पर हम 4 बैठाएंगे। तो 4 किसके किसके लिए हो गया, 4 ऑक्सीजन तो अपने लिए किया, परंतु हाइड्रोजन के लिए भी हो गया, ठीक। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। और अब देखिए, अब मिलाकर देखिए, अब क्या संतुलित होता है, अभी भी हमें शक लगता है। 3Fe देखिए यहाँ पर 3 हो गया, यानी तीन ठो क्या है, 3 ठो फेरस है, सॉरी Fe यानी कि लोहा है, और इधर भी 3 लोहा है, इधर भी 3 लोहा है, और यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 ही है, पकड़ा गया।
कभी भी संतुलित नहीं हुआ है। यहाँ केवल आप लोगों को समान देखने से संतुलित नहीं हो सकता है, जब तक कि आप लोग इसमें अच्छी तरीका से उसको मान को बैठाकर और देख नहीं लेते कि कौन कौन बराबर हुआ कौन कौन बराबर नहीं हुआ, तब तक यहाँ तो देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, परंतु यहाँ पर क्या हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ पर आपका गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं जब 4 किया, 4 से गुना, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ पर भी 4 दूना 8 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर भी हम 4 से गुना करेंगे। यदि यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी किस पक्ष में हमने गुना किया, तो RH देखिए यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब किए तो यहाँ पर भी करेंगे। एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा, एकदम ध्यान से, ठीक, एकदम आप लोग ध्यान से समझिएगा कि किस तरह हम गुना कर रहे हैं और किस तरह संतुलित कर रहे हैं, ठीक, किस तरह गुना करके किस तरह से संतुलित कर रहे हैं। अब देखिए 8 यहाँ पर भी हो गया, 8 यहाँ पर भी हो गया। अब फिर से देखिए यहाँ पर आयरन की संख्या कितना है, 3 है, इधर भी आयरन की संख्या 3 है। हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना 8, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना 8, ठीक। यहाँ पर इंटू लगाने की बात नहीं है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा तो वह गुना हो जाता है। और ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। यानी कि यह एक प्रकार का क्या हो गया, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित हो गया आपका। यह एक प्रकार का हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक। यहाँ आपका हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यह आपका हो गया संतुलित। एक बार फिर से समझा देते हैं, तब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि Fe प्लस H2O क्या बना दे रहा है, Fe3O4 यानी कि फेरसोफेरिक ऑक्साइड और H2, ठीक, H2। अब देखिए तत्व यहाँ पर इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे, उसमें तत्व भरेंगे और LHS जो बायां पक्ष है उसको और दायां पक्ष इसको लिखेंगे, और उसके बाद तत्वों को लिखेंगे। तत्वों को लिखे हमने, यहाँ पर क्या है, Fe यानी कि आयरन यहाँ पर हुआ, यहाँ पर अभिकारक में तत्व है। तत्व जो है अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी कि जो अभिक्रिया में तत्व है, इस पूरा समीकरण में तत्व है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए Fe है, अभी पूरा समीकरण में आप लोग देखिए, पूरा समीकरण में देखिए आप लोग कि कौन कौन तत्व उपस्थित है। तो Fe है, देखिए Fe भी है, इधर भी है, यानी कि Fe है, और आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उधर भी होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी उधर है, यानी कि आपका Fe और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका अभिक्रिया में समीकरण में उपस्थित है। देखेंगे पहले तत्व जब हम दे दिए, तत्व लिख दिए, तो हम लोग समझेंगे कि कौन कौन मतलब इस अभिक्रिया में तत्व उपस्थित है, उसको लिख देंगे। जौन तत्व जो तत्व आपका उपस्थित रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर कौन कौन उपस्थित है, यहाँ पर आपका आयरन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। आयरन हमने लिख दिया आपको, और हाइड्रोजन भी लिख दिया और ऑक्सीजन भी लिख दिया। अब देखेंगे कि इस पक्ष यानी कि LHS हमने दिया, यानी कि बायां पक्ष में आखिर कितना संख्या में उपस्थित है। उपस्थित तो है परंतु कितना संख्या में। तो देखिए यहाँ पर एक था, एक संख्या में उपस्थित है कौन, Fe, और हाइड्रोजन 2 संख्या में उपस्थित है, और ऑक्सीजन 1 संख्या में उपस्थित है। और अब देखेंगे कि अभी उत्पाद में यानी कि आपका प्रतिफल में कितना संख्या में उपस्थित है। यहाँ पर इतना संख्या में कितना में Fe देखिए 3 है, 3 तो Fe है, यानी कि Fe की संख्या यहाँ पर प्रतिफल में 3 है, और ऑक्सीजन में आपका Fe की संख्या कितना है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो 2 है। प्रतिफल में और अभिकारक में इस प्रकार से है, और प्रतिफल में इस प्रकार से है। देखिए ये वाला ये तो मैं अलग से गुना करके संतुलित किया ना हूँ, ठीक, मैं अलग से गुना करके संतुलित किया हूँ, इसलिए मैं इसको घेर दिया कि यह मूलतः था, पहले से था, इतना संख्या में उपस्थित है। अब हम देखेंगे कि कहाँ गुना करें कितना कि दोनों साइड में मतलब बराबर हो जाए। यहाँ यदि बराबर होता है तो फिर इधर बैठा कर देखेंगे, रफ में इधर बैठा कर अभिक्रिया में समीकरण में देखेंगे कि वह सच में बराबर होता है या नहीं। यदि नहीं बराबर होता है तो और मैं आगे विशेष प्रक्रिया अपनाऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 से यदि गुना ना हम लोग नहीं किए थे तो यहाँ पर बराबर दिख रहा था, परंतु यहाँ पर अभिक्रिया में समीकरण में
यहाँ पर जो गिन रहे थे हम तत्वों की संख्या, उसमें पकड़ा गया था। तो यहाँ पर उसको मतलब सही करने के लिए फिर से यहाँ पर हमने 4 और 4 से दोनों तरफ गुना किया। ठीक, पहले से तो 4 यहाँ पर था, यानी कि ऑक्सीजन में 4 से जब गुना कर दिए तो हाइड्रोजन में भी हो गया, इसलिए हाइड्रोजन में भी बैठा देंगे। ठीक, और यहाँ पर इस तरफ है तो इस तरफ भी करना आवश्यक है। मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका Fe3O4 है, इसमें यदि हम 4 बैठा दिए तो यह भी आपका 4 हो गया। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए, यह भी आपका 4 हो गया, Fe भी आपका 4, यानी कि यहाँ पर 3 पहले से उपस्थित है, तो 4 3 12 हो गया, Fe आपका 12 हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 4 16 आपका ऑक्सीजन हो गया। यानी कि ये पूरा यौगिक में आपका जो आगे बैठ जाता है वह आपका उस यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के लिए हो जाता है। ठीक, तो हमने Fe में बैठा दिया 4, Fe के आगे, तो हम ऑक्सीजन के आगे भी 4 बैठाएंगे, ऑक्सीजन के आगे भी बैठाएंगे 4, कहाँ, इस टेबल में, तब जाके आपको, और फिर देखेंगे कि बराबर होता है कि नहीं। फिर और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैं हीट एंड ट्रायल विधि को बताऊंगा, हीट एंड ट्रायल विधि को बताऊंगा। देखिए, जैसे कि आपको मैं लेता हूं एकदम सिंपल ही लेता हूं, सिंपल आपको लेता हूं कौन, तो सिंपल मैं आप लोगों को लेता हूं, देखिए CO2 के लिए लेता हूं। एक बॉक्स खाली रहेगा क्योंकि 2 ही तत्व उसमें उपस्थित होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए C+O2 क्या बना देता है, CO2। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं इसको, देखिए यहाँ पर तो मैं समीकरण को संतुलित ही ले लिया, देखिए कार्बन भी इधर एक है और ऑक्सीजन भी, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ये मुझे गलत से लिया गया, इसके लिए माफ कीजिएगा, संतुलित समीकरण ही लिया गया, कोई बात नहीं। इसमें भी आप लोगों को यदि लगे कि यह असंतुलित है तो आप लोग यहाँ से गिन लीजिए कि यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर बराबर इस पक्ष में और इस पक्ष में है या नहीं। देख रहे हैं कि कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ एक पर क्या है, संतुलित है। ये पहले ही से संतुलित है, यह पहले ही से क्या है, बैलेंस है, इसलिए हमें इसको संतुलित करने के लिए संतुलित करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले ही से यह क्या है, संतुलित है। अब देखिए मैं और एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल आप लोगों को लिए लेता हूँ। देखिए जैसे कि आपका है Zn, ध्यान से Zn, देखिए यहाँ पर Zn प्लस HNO3, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रिकम। Zn प्लस HNO3, तो यह बना देता है एकदम, देखिए जटिल थोड़ा सा है, आप लोगों को समझाया और इसमें भी आप लोगों को अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। Zn प्लस HNO3 तो क्या बना दे रहा है, ZnNO3 के क्या है, यहाँ पर हॉल्ट्राइज है, ठीक, हॉल्ट्राइज प्लस यहाँ पर H2O, और आपका क्या बना दे रहा है, और आपका NO2 बना दे रहा है, प्लस यहाँ पर NO2 यहाँ पर ले लीजिए, NO2 प्लस H2O। ठीक, यह आपका क्या कर दे रहा है, बना दे रहा है। ठीक, इतना बना दे रहा है। ठीक, अब देखिए हम लोग इसको संतुलित करेंगे। पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन तत्व उपस्थित है। देखिए तत्व कौन कौन सा उपस्थित है, Zn है, Zn को मैंने लिख दिया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लिख दिया, N है यानी कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को भी लिख दिया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी लिख दिया। ठीक, यहाँ पर बॉक्स और बढ़ा दिया हूँ मैं। देखिए जिंक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जिंक हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक, क्या बना दे रहा है, तो इस प्रकार से बना दे रहा है। अब इसको देखेंगे, इस LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और
राइट हैंड साइड में हम लोग देखेंगे, यानी कि बायां पक्ष और दाएं पक्ष में हम लोग देखेंगे कि किस किस मतलब संख्या किस किस का कितना है, किस किस तत्व का कितना कितना संख्या है। तो पहले क्या करा है LHS यानी कि बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में देखिए Zn की संख्या 1 है, H की संख्या कितनी है तो 1 है, H की संख्या भी 1 है। इधर थोड़ा सा लिखिए आप लोग को गुना करने में दिक्कत ना हो। और N की संख्या कितना है, N की संख्या भी 1 है। और O की संख्या यानी ऑक्सीजन की संख्या आपका 3 है। ठीक, Zn की संख्या इधर देखिए, Zn की संख्या आपका कितना है 1 है। यह कोष्टक हो गया, इसका मतलब केवल इसका है, ये 2 है इसका है। ठीक, जैसे H2 तो यह 2 किसके लिए है, H के लिए है, जिसके नीचे लग गया वह उसके लिए हो जाता है। ठीक, यह पूरा के लिए है NO3, NO3 के लिए आपका क्या हो गया, यह 2 हो गया, आपका क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, अब देखिए, अब इधर देखिए यहाँ पर जिंक 1 है और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन को देखिए 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन आपका यहाँ पर देखिए यह 3 है, यह केवल इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए यह 3 है, परंतु यह 2 जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए है। तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, नाइट्रोजन 2। ऑक्सीजन कितना है तो 3 दूना 6 तो यही हो गया, और 2 8 और 1 9 हो गया आपका। यहाँ पर कितना हो गया 9 ठो ऑक्सीजन हो गया, 3 दूना 6 और 2 8 और 1 9, 9 ठो ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए हमको बराबर करना है कि आखिर किस प्रकार से हम इसको बराबर करें। तो पहले देखिए जो बराबर है उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो बराबर नहीं है उसके में उसको मैं चलूँगा। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन बराबर नहीं है, तो नाइट्रोजन में देखिए इधर दायां पक्ष में 2 है और इधर बायां पक्ष में कितना है 1 है। तो यदि हम यहाँ 2 बैठाते हैं, ध्यान से, यदि हम इस पक्ष में यानी कि बायां पक्ष में 2 बैठाते हैं तो कितना हो जाता है संख्या। यहाँ पर भी हम पूरा नाइट्रोजन जिस यौगिक में उपस्थित है वहाँ उसके यौगिक के आगे लग जाएगा 2। यहाँ पर फिर से इसको मैं रफ के लिए लेता हूँ, Zn प्लस HNO3, HNO3 बना दे रहा है ZnNO3 के, यह 2 हो गया आपका, प्लस NO2 प्लस H2O, NO2 प्लस H2O। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन में हमने गुना किया। जब हाइड्रोजन में गुना किया तो हाइड्रोजन जिस यौगिक में उपस्थित रहेगा, कौन पक्ष में हम लोग चल रहे हैं LHS में, तो LHS में जिस यौगिक में हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा उसमें हम क्या लगा देंगे, जो यहाँ पर गुना किए उसको लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 से गुना किए तो 2 यहाँ पर लगा देंगे। अब देख रहे हैं कि अब देखिए, अब मिला करके देखिए, यहाँ इसका तो बराबर यहाँ पर दिख रहा है, परंतु अब इसको देखिए, नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन में भी ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। जब यहाँ हमने लगा दिया तो नाइट्रोजन के लिए भी तो 2 हो गया, तो यह स्वयं 2 हो जाएगा, यहाँ पर स्वयं 2 से गुना हो जाएगा। जब हम 2 यहाँ पर कर दिए तो हाइड्रोजन के लिए भी 2 हो गया, नाइट्रोजन के लिए भी 2 हो गया, और आपका ऑक्सीजन के लिए भी 2 हो गया। ठीक, यहाँ तक ऑक्सीजन के लिए 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में हमने भी 2 से गुना कर दिया, ऑक्सीजन में भी 2 से गुना कर दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में भी 2 से हो गया गुना। हम 1 में किया तो देखिए ये सारे जो इसमें यौगिक में उपस्थित तत्व है सब में गुना हो गया, तो 2 से गुना हो गया, तो यह आपका 3 दूना 6 ही रह गया और ये आपका 9 है। तो अभी तक हमें लगता है कि यह संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको हमको अब इधर से ही चलेंगे, यहाँ यहीं से पकड़ा जा रहा है कि हम लोग को संतुलित नहीं है। अब देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए, इसमें थोड़ा सा संतुलित करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए इसको मैं 3 से यदि गुना कर देता हूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर भी 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 दिए 9 हो जाएगा, परंतु यहाँ पर सब में 3 से गुना करने पड़ेगा, सब में 3 से गुना करना पड़ेगा, तब पर भी आप लोगों को हम लोग को लगता है कि वह नहीं हो पाएगा। तो देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन को देख रहे हैं,
हाइड्रोजन को देख रहे हैं, इसको देखिए 3 से भी गुना नहीं कीजिए। जिंक तो एक का एक है। हाइड्रोजन में यदि हम देखते हैं गुना करके देखिए, 1 से कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए। यहाँ पर यदि हम 4 से गुना करेंगे, 3 से मान लीजिए, 3 से तो हमने गुना कर दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था 3, तो 3 3 3, तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन हो जा रहा है और इधर 2 रह जा रहा है उस साइड। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ पर नहीं होगा, ठीक, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 3 है, इधर इधर 2 है। यदि गुना भी कीजिएगा तो मतलब 3 है, इधर 2 है, तो बराबर तो नहीं हो रहा है, ठीक। अब बराबर देखिए इसको कैसे होगा से। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में हम यदि 4 से गुना करते हैं, किससे, 4 से, तो सब में 4 से गुना कीजिए क्योंकि सब के लिए यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर सब के लिए क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब देखिए जब इधर 4 हो गया तो इसको बराबर करने के लिए इधर भी तो हमको गुना करना पड़ेगा 2 से। तो हाइड्रोजन में यहाँ पर भी 2 से गुना कर दीजिए, जहाँ हाइड्रोजन उपस्थित है। यहाँ पर यदि हम 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। और देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर है, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस पक्ष में RHS में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो 4 हो गया। ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, हाइड्रोजन के लिए भी हो गया और नाइट्रोजन के लिए भी हो गया, परंतु अब हम उसे उस पक्ष में भी गुना करना पड़ेगा हमें उसे, ठीक। तो यहाँ पर भी 2 से हम गुना करेंगे। देखिए ये जो है आप लोगों को यहाँ पर हम गुना क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पर यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो जिंक का भी संख्या घबरा जाएगा, जिंक का भी संख्या घबरा जाएगा, फिर हमें यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा। तो पहले से बराबर है तो हम क्यों इसको गुना करें, इसको जिंक को रहने दीजिए। यहाँ पर इस नाइट्रोजन में 2 से गुना हो जाएगा, ठीक, 2 से आप लोगों को गुना हो जाएगा। आप लोगों को अभिक्रिया को संतुलित करते करते अनुभव हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक, अनुभव हो जाएगा, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब इसमें हुआ 4 से गुना तो यहाँ पर भी 4 12 हो गया ना जी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में कितना से गुना कर रहा है, 4 से। तो अब देखिए जब हम इतना कर दिए, अब देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा, ध्यान से देखिए। इसमें यदि हम अब देखिए इसको जब हम इतना कर लिए, अब देख रहे हैं कि 4 12 यहाँ पर हो रहा है, 9 हो रहा है, तो हमें अभी बराबर नहीं दिख रहा है। तो हम एक बार क्या करेंगे, इसको देख लेंगे कि संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, कि और आगे करना पड़ेगा। इतना में मतलब हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए जेडेनेक है, जेडेनेक हाइड्रोजन कितना है, 4 है, हाइड्रोजन इधर देखिए 2 दूना 4 है, ठीक। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1, सॉरी नाइट्रोजन कितना है, 4 है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2, और इधर 2, ये 2 इसके लिए भी हो गया, नाइट्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है। तो 2 दूना 4, नाइट्रोजन भी यहाँ पर हो गया, 4 इधर भी हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका है 4 3 12, इधर इधर देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया, ये पहले से ही 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गया और 2 यहाँ पर, 6 2 8, और 8, और देखिए 2, सॉरी 2 यहाँ पर है परंतु 2 आगे भी लगा हुआ है, तो 2 दूना 4, यानी कि 4 यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर हो गया आपका 6 और यहाँ पर हो गया 4, 6 4 10, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, 10 2 12। देखिए तो इतना इतना तक लगता है कि अब संतुलित हो गया है। फिर से एक बार देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 1, सॉरी जिंक की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 4, जिंक की संख्या कितना है, जिंक की संख्या आपका 1 है, हाइड्रोजन की संख्या आपका 4 है, इस पक्ष में LHS में जो अभी हम गिन रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक, 4 है। हाइड्रोजन की संख्या भी आपका कितना है, 4 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितना है, नाइट्रोजन की संख्या भी 4 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 3 12 है, ठीक, 12 है आपका। और देखिए RHS में देखिए इस प्रकार से करते जाना है और उसको देखते जाना है कि अब संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, कि आगे हम लोग को और बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना पड़ेगा, तब आपका जाके संतुलित होगा, ठीक। तो जिंक इधर भी जेडन की संख्या 1 है, और हाइड्रोजन की संख्या देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो 2 दूना 4, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या आपका 4 है। और यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 4 है,
तो इधर भी नाइट्रोजन हमको लगता है हाँ 4 है, इधर भी नाइट्रोजन आपका 4 है, इधर भी नाइट्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 है। और ऑक्सीजन यहाँ पर देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपका 3 दूना 6 है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 2 दूना 4 10 और यहाँ पर हो गया 2, ये 2 इसके लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, तो यहाँ पर भी 12 है। अतः हम कह सकते हैं यह क्या है, यह अब संतुलित हो गया, यह एक संतुलित समीकरण है, संतुलित है, यह क्या है, संतुलित है, यह अब संतुलित हो गया है। तो अब हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यह एक प्रकार के हम रफ करते हैं इसमें और उसमें बैठाते जाते हैं मान और देखते हैं कि कब बराबर हुआ। यदि बराबर हो जाता है तो वहाँ ही छोड़ देंगे उसको और गिन लेंगे कि बराबर है, समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पर मान को घटाते बढ़ाते मतलब देखना है कि अब जाकर संतुलित हुआ कि नहीं, अब जाकर के संतुलित हुआ कि नहीं, और अंततः वह संतुलित हो जाएगा। देखिए संतुलित हो गया कि नहीं, यहाँ पर हमने गुना किया, फिर से एक बार फिर काट के गुना किया, फिर काट के गुना किया और अंततः अभी संतुलित हो गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना, एकदम माइंड लगकर नहीं बनता, इसको बनाने के लिए एकदम सोचना पड़ेगा, आप लोगों को अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा कि कौन किस संख्या में कितना से हम मल्टीपल करें, गुना करें कि वह उसके बराबर हो जाए, यानी कि इस पक्ष के बराबर हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ तक हम उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यही आप लोगों को ध्यान देना है कि किस तत्व में कितना गुना करें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। यदि इस पक्ष में हम गुना कर रहे हैं तो इस पक्ष भी देखेंगे कि यह बराबर हो रहा है कि नहीं, यानी कि दोनों पक्ष में हम लोगों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम गुना जब करें तो दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए, तब हम मानेंगे और सभी समीकरण में सभी उपस्थित तत्वों को हम लोग काउंट कर लेंगे, यानी कि गिन लेंगे, और तब हम लोग कहेंगे क्या, यदि बराबर हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, संतुलित है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, एकदम अच्छी तरह से आ गई होगी, एकदम अच्छी तरह से आ गई होगी। आप लोगों को बीजगणितीय कौन था, बीजगणितीय विधि आप लोगों का था ये, ठीक। बीजगणितीय विधि से हमने आप लोगों को क्या किया, आप लोगों को संतुलित करने के लिए सिखा दिया। अब मैं आप लोगों को हिट एंड ट्रायल विधि, तीर तुक्का विधि से आप लोगों को अच्छी तरह से एकदम समीकरण को संतुलित करने के लिए सिखाऊंगा, ठीक। समीकरण को क्या करने के लिए सिखाऊंगा, संतुलित करने के लिए। बीजगणितीय में इतना फॉर्म लिखना पड़ता है, परंतु उसमें डायरेक्ट आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें एक एक स्टेप करके आप लोगों को क्या करना है, गुना करना, देखना है कि उधर हो रहा है कि बराबर कि नहीं, परंतु उसमें डायरेक्ट आप लोगों को दिमाग लगाना है और देखना है कि बराबर होता है कि नहीं, ठीक। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका, ठीक। मतलब समीकरण में हमको देखना है कि दोनों पक्ष में उपस्थित तत्वों की संख्या दोनों पक्ष में बराबर है या नहीं, यानी कि तीर चिन्ह के इस पक्ष और उस पक्ष दोनों पक्ष यदि बराबर हो जाता है तो वह संतुलित हो जाएगा। और पहले से देख लेंगे, पहले से संतुलित है कि नहीं, यदि असंतुलित है तो उसको हम संतुलित कर देंगे और उसके अवस्था को बैठा देंगे, तब जाके 100% सत्य होगा। इसमें अवस्था भी आप लोगों को बैठेगा। मैं आगे अब हिट एंड ट्रायल विधि बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अब लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया। अब हिट एंड ट्रायल विधि को मैं बताऊंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसको लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब मैं इसको आगे चलता हूँ लेकर। बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, देखिए बीजगणितीय सॉरी हिट एंड ट्रायल विधि, बीजगणितीय विधि हमने पढ़ा दिया आप लोगों को। अब पढ़ाना है हिट एंड ट्रायल विधि, यानी कि तीर तुक्का विधि। अब देखिए, मान लिया जाए कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका लिया मैं AgBr हम लेते हैं। AgBr पर यदि सूर्य के प्रकाश, किसका, सूर्य के प्रकाश गुजारेंगे, यानी सूर्य के प्रकाश उस पर गुजारेंगे, तो हमको Ag प्लस Br2 में यह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब हमको यहाँ देखना है कौन सा विधि से, हिट एंड ट्रायल मेथड से, तीर तुक्का विधि से हमको देखना है कि अब यह कैसे संतुलित होगा। तो सबसे पहले इसमें जटिल यौगिक को चुना जाता है कि जटिल यौगिक कौन है।
तो जटिल यौगिक यहाँ पर दिख रहा है आपका AgBr, और इस पक्ष में आपका दिख रहा है यह आपका क्या है LHS इस पक्ष में, और RHS यानी कि इस पक्ष यानी बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष, दोनों पक्ष में हमको देखना है कि जटिल कौन यौगिक है। तो यहाँ पर आपका कौन जटिल यौगिक है Br2, क्योंकि Br2 यह डबल है, यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर ये केवल एक है कौन Ag। तो हमको अब कौन कौन संख्या बैठाए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कौन कौन यहाँ पर इस पक्ष में संख्या बैठाए हैं या इस पक्ष में संख्या बैठाए हैं, तो दोनों तरफ समान हो जाए उसका उस तत्व की संख्या, इसमें उपस्थित तत्वों की संख्या समान हो जाए, तब जाकर के वह संतुलित हो जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ ये जटिल में इस पक्ष में Br2 है और यहाँ पर इस जटिल में Br ही है। तो यहाँ पर यदि हम 2 लगा देते हैं तो Br2 तो हो जाता है, Br2 हो जाता है। तो मैंने पहले बताया था उस मेथड में ही बताया था, कौन सा मेथड, बीजगणितीय मेथड में ही बताया था कि यदि हम इस यौगिक के आगे कुछ भी संख्या लगा देते हैं तो वह दोनों उसमें उपस्थित जो तत्व रहेगा, दोनों ही की बात नहीं है, यहाँ पर 2 है इसलिए मैं 2 कहा, जो तत्व उस यौगिक में उपस्थित रहेगा यदि उस यौगिक के आगे हम कुछ संख्या बैठा देते हैं तो वह दोनों के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर Ag के लिए भी हुआ और Br के लिए भी हुआ। तो Br तो 2 हो गया, इधर भी 2 है। अब इधर देखेंगे कि इधर Ag 2 है, इधर Ag 2 नहीं है, तो इसमें हम 2 बैठा देंगे तो क्या हो गया, देखिए Ag इधर भी 2 और इधर भी Ag 2, इधर Br 2, इधर भी Br 2। तो हम अब कह सकते हैं, हम अब क्या कह सकते हैं कि यह एक प्रकार क्या हो गया आपका, यह संतुलित हो गया, यह क्या हो गया संतुलित हो गया आपका, संतुलित हो गया आपका, ठीक, यह आपका क्या हो गया संतुलित हो गया, ठीक। अब मैं और एग्जांपल आगे लेता हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका, ठीक। अब मैं और एग्जांपल इसका लूँगा और आप लोगों को अच्छी तरीका से, एकदम अच्छी तरीका से आप लोगों को समझाऊंगा। अब एक इसी तरह के लेता हूँ AgCl, जैसे कि आपका है AgCl इसी तरह के AgCl, इस पर भी हम सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश को गुजारेंगे तो Ag प्लस Cl में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, Cl2 क्या Cl2। अब देखेंगे कि इसमें जटिल यौगिक तो AgCl है LHS में, और RHS में आपका कौन है Cl2, क्योंकि यह Cl2 है, यहाँ पर Cl की कितनी संख्या है 2 है और Ag की संख्या इधर 1 है, तो यह जटिल हो गया इधर। अब जटिल में देखेंगे इस पक्ष में और उस पक्ष में, दोनों तरफ जटिल वाली जटिल जो रहेगा यानी कि जो सघन रहेगा, जटिल मानिए आप लोग उसको, जटिल जो तत्व या यौगिक रहेगा उसमें हम लोग संख्या का हेरफेर करेंगे कि कितना कितना संख्या बैठाए ताकि वह हो जाए। तो यहाँ पर जटिल आपका AgCl है, जटिल पदार्थ या जटिल पदार्थ नहीं बोल सकते आप, इसमें यौगिक है यहाँ पर जटिल यौगिक, यहाँ पर यौगिक नहीं है तो क्या है तत्व आपका यहाँ पर जटिल है। कौन जटिल तत्व है तो Cl2। तो पहले हम लोग वैसे तत्वों को देखते हैं जो ज़्यादा जटिल है, उसको हम लोग देखते हैं और संख्या को काउंट करते हैं, उसके बाद उसमें बैठाते हैं। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब आप लोगों को संतुलित होगा। तो यहाँ पर इस जटिल यौगिक और इधर जटिल तत्व में देखेंगे कि कौन संख्या हम बैठाएं कि इधर बराबर हो जाए और इधर भी बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर Cl2 है इस जटिल में और यहाँ पर इस जटिल में Cl ही है, तो यहाँ पर यदि हम 2 बैठा देते हैं तो Cl2 हो जाएगा और इधर भी Cl2, यानी कि Cl का तो काम हो गया, Cl का क्या होगा काम हो गया, यानी कि Cl बराबर हो गया। अब Ag का हमको बराबर करना है तो Ag का भी यहाँ पर 2 बैठा देंगे, यहाँ पर 2 जो बैठा दिया इस पूरे यौगिक के लिए हो गया, इसमें उपस्थित जितने तत्व रहेंगे, जितने तत्व यहाँ पर कितने तत्व है 2 है, तो दोनों के लिए 2 हो गया, 2 Ag के लिए भी और 2 Cl के लिए भी। तो यहाँ पर मैं बैठा दिया 2 और इधर पहले ही से है ही, तो 2 Ag इधर 2 Ag इधर 2 Cl इधर 2 Cl इधर, यानी कि यह एक प्रकार का हो गया आपका, यह भी आपका हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को अनुभव हो जाएगा कि किस तरह से हम किसी भी समीकरण को संतुलित करें, किस तरह से संतुलित समीकरण को क्या करें, असंतुलित समीकरणों को संतुलित करें, किस तरह से करें, इसका पता आप लोगों को चल जाएगा, ठीक। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से एकदम अच्छी तरीका से समझ में आ गई होगी, एकदम अच्छी तरीका से समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं,
आप लोग यदि चाहें कि स्क्रीनशॉट मैं लूँ तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप देखिए यहाँ पर एक और सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ, N2 + O2। यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और मैं लेता हूँ इसका N2 क्या, N2 + H2, N2 + H2। मैं एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख कर रखा है कि इस तरह, मतलब ये एग्जांपल आप लोगों को लिख कर यहाँ पर दिखाया और इसको संतुलित करके दिखाया। आप लोगों को उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोगों को एकदम उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आगे इस तरह के जो संतुलित करने के लिए आएगा तो आप लोग अच्छी तरह से कर दीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो और आप लोगों को अनुभव बन जाएगा और अच्छी तरह से अनुभव बन जाएगा। तो देखिए N2 + H2 यहाँ पर क्या होगा, NH3 का निर्माण कर देता है, अमोनिया का निर्माण कर देता है, ठीक। क्या कर देता है, अमोनिया का निर्माण कर देता है। तो मैं पहले बताया था उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कि इसको यह जो अभिक्रिया है यह दोनों तरफ से संपन्न होता है, ठीक। दोनों तरफ से संपन्न होता है, इसलिए इस प्रकार से होगा। तो अब हम देखेंगे कि दोनों तरफ, यहाँ पर देखिए जटिल यौगिक यहाँ पर यह है और यहाँ पर दोनों है 2-2 के फॉर्म में। तो देखेंगे कि दोनों तरफ संख्या बराबर है या नहीं। तो बराबर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर N एक ही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 3 है। तो हम यहाँ पर इस जटिल यौगिक में क्या बैठाएं कि इधर बराबर हो जाए। यदि हम यहाँ पर 2 बैठाते हैं, एक को लेकर देखेंगे, पहले एक तत्व को लेकर देखेंगे। यहाँ पर N को मैंने लेकर देखा कि यहाँ पर 2 बैठाए हैं, तो यहाँ पर इस 2 के बराबर करने के लिए यहाँ पर हमने क्या बैठा दिया, 2 बैठा दिया। तो आपका क्या होगा, नाइट्रोजन भी 2 हो गया यहाँ पर इस पक्ष में और इस पक्ष में भी हो गया। और हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6 आपका हो गया। तो इधर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन में 6 करने के लिए यहाँ पर 3 से हम भी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन भी उधर भी हो जाएगा। अतः यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 6। अतः एक प्रकार का यह भी क्या हो गया, अब हो गया आपका संतुलित। अब आपका हो गया संतुलित समीकरण हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप लोगों को यह वीडियो यदि अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा, ठीक। आप लोगों को इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ठीक। आप लोगों को सबसे पहले आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि नए हो तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। दोस्तों में एकदम शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। आप लोगों को दोस्तों में शेयर करना है, ठीक। यदि नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप लोगों को मैं इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आप लोगों को यहाँ पर इस चैप्टर की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है इस लेक्चर में। और अगला मतलब वीडियो एक आप लोगों को किसका बनाऊंगा, प्रश्न उत्तर का बनाऊंगा। जो आपका चैप्टर है इसका प्रश्न उत्तर के मैं बनाऊंगा, ठीक। और आप लोगों को इस प्रकार से आप लोगों को करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। और कमेंट में आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट में एकदम अच्छी तरीक़ा से प्यारे प्यारे में कमेंट लिखना है, एकदम प्यारे प्यारे कमेंट आप लोगों को लिखना है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। आज के लिए आप लोगों को इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।